अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं या पॉडकास्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो केवल बोलना ही एक आर्ट नहीं होता। न जाने कितने सारे एट्रीब्यूट्स और भी चाहिए होते हैं रेडियो जॉकी बनने के लिए या फिर पॉडकास्टिंग शुरू करने के लिए। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अमित वाधवा और आप सुन रहे हैं ट्यून इन जिंदगी विद अमित। तो फाइनली मेरे पहले पॉडकास्ट शो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। अ सिंगर, होटेलियर, रेडियो प्रोफेशनल टर्न्ड अ डिजिटल गीक, फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर सोसाइटी। और अब बात करते हैं मुद्दे की। रेडियो जॉकिंग हो या पॉडकास्टिंग, है तो ऑडियो का मीडियम ही। कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन भी हैं और कुछ एक दूसरे से डिफर भी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर उन एट्रीब्यूट्स को हम समझ जाएं तो रेडियो जॉकी बनने में, पॉडकास्टर बनने में या डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनने में ये एट्रीब्यूट्स हमारी हेल्प करेंगे। तो नोटबुक या पेन ले लीजिए या फिर डिजिटली नोट कर लीजिए। ये कुछ 21 एट्रीब्यूट्स हैं जो मुझे लगता है कि बड़े बेसिक्स हैं। हालांकि इसके अलावा भी और हो सकते हैं, मगर हम इनसे शुरुआत कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है जो इस प्रोफेशन में या पॉडकास्टर बनने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज एबिलिटी टू बिकम फ्रेंड। देखिए, अनाउंसर, एंकर रेडियो जॉकिंग और पॉडकास्टिंग से बिल्कुल डिफरेंट हैं। रेडियो जॉकिंग में एक पर्सनल 1-to-1 कनेक्ट एस्टेब्लिश होता है, सिमिलरली पॉडकास्टिंग में भी। मगर अनाउंसर के जॉब में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये एक एट्रीब्यूट ऐसा है, अगर ये नहीं है तो फिर इस प्रोफेशन को शुरू करना बेकार है। आपने चीनी कम है मूवी देखी है? मैं हमेशा इस मूवी का एग्जाम्पल देता हूं। मुझे लगता है कि ये मूवी एक बेस्ट मूवी हो सकती है जिसमें आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और आपकी वो एज जो आपके माइंडसेट में है, दोनों कितनी डिफरेंट होती हैं। इस मूवी में तब्बू अपनी एक्चुअल एज जी रही होती हैं। अमिताभ बच्चन 60 साल के ऊपर होने के बावजूद भी 20 से 24 साल के एक लड़के की तरह का माइंडसेट है उनका। 8 साल की वो लड़की जो उनके नेबर की बेटी होने का किरदार निभा रही है, वो 8 साल में भी 40 साल की तरह मैच्योर बिहेव करती है। खुद अमिताभ बच्चन की मां बनी ज़ोहरा सहगल अपने 90s में हैं। जी हाँ, 90 के प्लस उम्र उनकी बताई है, मगर वो 16 साल की तरह यंग बिहेव करती हैं। वहीं तब्बू के फादर परेश रावल, वो भी अपनी एक्चुअल एज जी रहे होते हैं, बल्कि समय से पहले बुजुर्ग हो गए होते हैं। मगर इन सब में एक बात कॉमन है, वो है फ्रेंडशिप। आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी भी हो, मगर फ्रेंडशिप वो फैक्टर है जो इन सारी दूरियों को मिटा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सेकंड है बीइंग ओरिजिनल, नेचुरल। यानी कि आप जो हैं, जैसे हैं, खुद को एक्सेप्ट करके वैसे ही प्रेजेंट करें। कई बार सबकॉन्शियसली हमारा माइंड लोगों को सुनते, देखते, उनके स्टाइल को ऑब्जर्व करते, उनको कॉपी करने लगता है और फिर हम उनकी नकल करने लगते हैं। यहां पर बीइंग ओरिजिनल का मतलब है कि हम नेचुरल रहें। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारे बात कहने का अंदाज, हमारे सोचने का अंदाज डेफिनेटली औरों से अलग होगा। हम अपने आप में यूनिक हैं। वो यूनिकनेस बनाए रखें, ओरिजिनल रहें, फेक न बने। झूठ पर बने रिश्ते वैसे भी नहीं चलते ना, उनकी उम्र बहुत कम होती है। सो बी ओरिजिनल, इंपॉर्टेंट है। तीसरा और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें कोई दो राय नहीं कि चारों ओर नेगेटिविटी का माहौल है, मगर कहते हैं ना, वो एक अगरबत्ती वो दुर्गंध से भरे हुए वातावरण को भी सुगंधित बना देती है। तो एक रेडियो जॉकी या एक पॉडकास्टर अपनी थॉट पावर से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी भी निराश, हताश हुए व्यक्ति को पॉजिटिव कर सकता है, उसमें जान फूंक सकता है। इसीलिए आपका पॉजिटिव होना, चीयरफुल होना बहुत जरूरी है ना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव होना। हां, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब इस प्रोफेशन की बात आती है तो यहां थॉट्स को एक्सप्रेस करने की बात है, अपने विचारों को सही रूप से रखने की बात है, क्लैरिटी के साथ। तो क्लियर होना और एक्सप्रेसिव होना, ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अब इसी से मिलता जुलता ही होगा नेक्स्ट, फिफ्थ, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली मैं जो सोचता हूं, मैं जो चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं, सामने वाले को ये कन्वे कर देना स्पष्ट रूप से, क्लैरिटी के साथ में, इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसीलिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्लैरिटी के साथ वही थॉट ट्रांसफर होना चाहिए, कुछ और नहीं। इसीलिए इसको अंडरलाइन कीजिए। अब बात आती है गुड कमांड ओवर वॉइस, यानी कि अपने आवाज
और अपने एक्सप्रेशन पर पकड़ होना। हम सब जानते हैं हिंदी तो इतनी जबरदस्त भाषा है, इंग्लिश में तो फिर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में ही सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। लाइक आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम, है ना, मैं हो गया सब्जेक्ट, गोइंग टू वर्ब और होम हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी बात को अगर मुझे हिंदी में कहना है तो इसके कई तरीके हैं। जा रहा हूं मैं घर जा रहा हूं मैं तो शब्दों के एक्सप्रेशन पर पकड़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम म्यूजिक की फील्ड में होते हैं तो सुरों के अंदर जो एक एक श्रुति रहती है, कई श्रुति से मिलकर के एक सुर बनते हैं, वो भी मैटर करती है। सिमिलरली हमारे शब्दों में भी अक्षर तक का एक्सप्रेशन मैटर कर जाता है। इसीलिए ये एक स्किल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्टिंग में हो सकता है कि इतनी आवश्यक न भी हो, क्योंकि अगर आप एक नॉलेज गिवर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नया सिखाते हैं जिसकी लोगों को सीखने की जरूरत है, तब फिर भी एक बार को इसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर बात रेडियो की है तो इसमें कमांड होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखा है मैंने, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हूं, मुझे हंसाना आना ही चाहिए लोगों को, या मैं लाउड एक्सप्रेसिव हंसोड़ हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है कि माहौल को हल्का फुल्का बनाने की वो कला जरूर होनी चाहिए। किसी भी चीज को भारी नहीं होने दें, माहौल को भारी नहीं होने दें। स्पेशल मेरी दादी जी कहती हैं कि बड़ी बात को छोटा करो, छोटी बात को बड़ा मत करो। इसीलिए यहां सेंस ऑफ ह्यूमर लिखा। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको कॉमेडी करना नहीं आता है तो हम पॉडकास्टर नहीं बन सकते या रेडियो जॉकी नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर को सही अर्थों में ही लें। अब अगला एट्रीब्यूट है कॉन्फिडेंस। पता है, हो सकता है कि हम अपने आर्ट में, अपनी फील्ड में एकदम परफेक्ट ना हो। वैसे भी मैं समझता हूं कि हम एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट तो इस दुनिया में एक ही है, दुनिया को बनाने वाला, और उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। लेकिन हां, अगर कुछ कमियां हैं भी सही, तब भी अपनी बात को रखने में, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, या अपने काम को अंजाम देने के लिए जिस मेन एट्रीब्यूट की जरूरत होती है वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को डेवलप करने के कुछ तरीके हैं। पहला, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस। दूसरा, जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम की प्रैक्टिस। तीसरा, सेल्फ टॉक। अब नाइन्थ एट्रीब्यूट है गुड कमांड ऑन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अब यहां कहने का मतलब है कि या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या फिर आपकी जो भी मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें एक भाषा पर आपकी पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ करने का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, लिंगोज, ये सब हमें पता होने चाहिए। जहां तक हिंदी स्पीकिंग मार्केट का प्रश्न है, वहां पर हम इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूं आपसे बात करते हुए, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, हिंदी भी बोल रहा हूं, और हो सकता है कि मैंने उर्दू या पंजाबी के शब्द भी इस्तेमाल कर दिए हों। लेकिन यही मेरा पॉडकास्ट या रेडियो शो अगर साहित्य के बारे में होता, लिटरेचर के बारे में होता, तब फिर मुझे हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर या फिर रीजनल लैंग्वेज का लिटरेचर, जिसके बारे में भी बात कर रहा हूं, उस भाषा पर पकड़ के साथ में आपसे बात करना होता है ना। अब 10th पॉइंट है सोशली अवेयर। सोशली अवेयर होने का मतलब यह है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं या जो मेरी ऑडियंस है, उस ऑडियंस के टेस्ट को और उसकी लाइफस्टाइल को समझना। वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो किस बारे में बात करते हैं, अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अगर मुझे मेरी ऑडियंस यानी कि कम्युनिटी के बारे में ही नहीं पता तो फिर मैं उनसे कनेक्ट कैसे होऊंगा। इसीलिए ये एट्रीब्यूट बहुत मैटर करता है। अब नेक्स्ट 11th है सेंसिटिव होना। सेंसिटिव होने का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका सीधा सीधा संबंध सेंटिमेंट से होता है, एहसास, भावनाओं से होता है। भावनाएं आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी मजबूत हो सकती हैं, और इस बात की भी कल्पना नहीं की जा सकती कि वो कितनी नाजुक होती हैं। हो सकता है कि आपकी बड़ी से बड़ी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करे, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपकी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बवाल मच जाए, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, स्पेशली किसी कम्युनिटी के। तब क्या होगा? इसीलिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। ये समझ होना बहुत जरूरी है कि हम जो बोलने जा रहे हैं, जो कहने जा रहे हैं, इससे किसी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स तो हर्ट नहीं होंगे, किसी समुदाय के, कम्युनिटी के, ग्रुप के सेंटिमेंट्स तो हर्ट नहीं होंगे। तो ये एट्रीब्यूट भी बहुत जरूरी है। अब 12th नंबर पर आता है अवेयरनेस, या हम यूं भी कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स की जानकारी होना। मैंने हमेशा एक बात कही है कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कि
प्रेस या टेलीविजन। जनरली ये होता है कि एक रिपोर्टर को पर्टिकुलर बीट पर काम करना होता है। वो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल रिपोर्टर हो सकते हैं, क्राइम रिपोर्टर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट बीट कवर कर सकते हैं। मगर जहां तक एक रेडियो जॉकी की बात आती है, उसे इतना ज्यादा अवेयर होना पड़ता है कि शहर से लेकर के दुनिया में कहां क्या इंपॉर्टेंट हुआ सब पर नजर रखनी पड़ती है। हालांकि इस तरह की नजर सभी रिपोर्टर्स रखते हैं, लेकिन उन्हें हर फील्ड की बात को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, मगर एक रेडियो जॉकी करता है। सिमिलरली अगर आप एक पॉडकास्टर हैं, तब भी आपकी पॉडकास्टिंग के अलावा आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पर आपको कई बार कुछ इश्यूज को एड्रेस करना पड़ता है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13 है इंट्यूटिव होना, यानी कि भांपना। एक लाइव शो के दौरान, एक FB लाइव के दौरान, स्टेज होस्टिंग के दौरान ये एट्रीब्यूट आपको बहुत काम आता है। कब, कहां, कैसे, किस ओर ले जाना है कम्युनिकेशन को, क्या ऑडियंस चाह रही है, ये सब इंट्यूटिव होने से ही समझ में आता है। नेक्स्ट 14th है इंटरेस्टिंग होना। जानते हैं, मैं जब ये सब एट्रीब्यूट आपसे शेयर कर रहा हूं तो मैंने हमेशा रेडियो के बारे में एक बात कही है, रेडियो इज द रेप्लिका ऑफ लाइफ। और ये अच्छे अर्थों में मैं कहता हूं, क्योंकि जिंदगी से हमें क्या क्या चाहिए होता है, अच्छा अच्छा, वही हमें अच्छा अच्छा देना होता है। ये रेडियो सीखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। एक रेडियो जॉकी, याद है ना पहला एट्रीब्यूट, एबिलिटी टू बिकम अ फ्रेंड। एक फ्रेंड कैसा होना चाहिए, बोरिंग या इंटरेस्टिंग? अगर फ्रेंड बोरिंग भी होता है तो हम उसे इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और अगर इंटरेस्टिंग है तो फिर बात ही क्या। जब मैं इंटरेस्ट लेता हूं चीजों में, बातों में, लोगों में, तो मैं इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिकली बन जाता हूं। फंडा ये है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 15th है सोशल होना। क्यों सोशल होना? जिस सोसाइटी के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए हम शो कर रहे हैं, उसके साथ ही नहीं मिलेंगे, घुलेंगे। वो जिस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो जिस तरह से स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, किस डे पर उनके क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, अगर हम उनके साथ ही नहीं मिलेंगे, घुलेंगे, तो फिर मतलब ये निकलेगा कि हम उनसे केवल मतलब का, यानी कि स्वार्थ का संबंध रखते हैं। तो फिर वो भी हमें मतलब से ही सुनेंगे। इसीलिए सोशल होना बहुत जरूरी है। 16th है टॉलरेंट होना। टॉलरेंट होना क्यों? देखिए, अगर हिंदी में बात कहूं तो टॉलरेंट होना यानी सहन शक्ति। सहन करने को कमजोरी नहीं, सहन शक्ति कहा गया। हाँ, कई बार केवल सहन करना बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कमजोर हैं, लेकिन जो पूरा शब्द है वो या तो है सहन शक्ति या फिर सहनशीलता। सहन शक्ति का मतलब स्ट्रेंथ होना, पावर होना, और सहनशीलता का मतलब है प्योरिटी होना। प्योरिटी का मतलब होता है कि मेरे मन में और मेरी जुबान पर, मेरी आंखों में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता। जब से हमने सहन शक्ति, इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया, हमारी शक्ति कम होती चली गई। याद रखिए, ऊपर वाला कहता है कि जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। शहंशाह मतलब किसी रियासत का राजा बनना नहीं, दिलों का राजा बनना। और जो दिलों का राजा बनता है वो रियासत का भी राजा बन जाता है, या यूं कहें कि सियासत का भी राजा बन जाता है। मगर पहले दिलों को जीतना आना चाहिए, और दिलों को हम तभी जीत सकते हैं जब लोगों की कमी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके उन्हें सहन कर लें। कई बार ऐसा होता है कि रेडियो स्टेशन पर कुछ लिसनर्स इमोशनली वो नहीं जानते कि आप कितने बिजी हैं, या आप अगर एक पॉडकास्टर हैं तो आपको कुछ मेल्स कर देते हैं, कुछ मैसेजेस लिख देते हैं उतावले होकर के, मगर वो ये नहीं जानते और कई बार समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आप कितने बिजी हैं। लेकिन एक लिसनर पर भी गुस्सा कर देना, नाराजगी जता देना, आपकी पूरे कैरेक्टर को, आपकी पूरी इमेज को बिगाड़ सकता है। बाकी जब बात हद से बाहर जा रही हो, खुद के कैरेक्टर को बिगाड़े बगैर दूसरे कई रास्ते हैं, उन रास्तों से निपटने की कोशिश करें, मगर प्रोफेशनली टॉलरेट करना सीखें। अब नेक्स्ट 17th एट्रीब्यूट है वैल्यूएबल होना। ये वैल्यूएबल होना क्या है? देखिए, जिसके पास जितनी लाइफ वैल्यूज हैं वो उतना ही वैल्यूएबल है। जिसके पास लाइफ वैल्यूज नहीं, उसकी वैल्यू भी कम, उतनी ही कम। वैल्यूज वो हैं जो हमें वैल्यूएबल बनाती हैं। जीवन मूल्य वो हैं जो हमें मूल्यवान बनाते हैं। इंसान केवल पैसों से ही अमीर नहीं होता ना। वैसे भी रेडियो पर बैठकर या पॉडकास्ट क्रिएट करके हम किसी को पैसे थोड़ी ना बांटते हैं। हम अच्छे थॉट्स शेयर करते हैं, हम वैल्यूज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं।
लेकिन ओरिजिनल बने रहने के लिए, याद है ना, सेकंड एट्रीब्यूट, ओरिजिनल बने रहने के लिए ओरिजिनली वैल्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिस न करें, केवल प्रीच करते रहें, क्या हम ओरिजिनल बने रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने रेडियो के शो पर या पॉडकास्ट शो पर ये कहता हूं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, छोड़ दीजिए, और मैं खुद पीता हूं, मेरी बात का असर ही नहीं होगा ही नहीं। हो सकता है कोई सुनकर के इंप्रेस हो जाए, लेकिन उसकी सिगरेट नहीं छूटेगी। पहले मुझे बुरी आदतों से निजात पानी होगी, पहले मुझे वैल्यूज को फॉलो करना होगा, तब कहीं जाकर के मैं किसी और को वैल्यूएबल बना सकता हूं या किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं। और ये केवल एक प्रोफेशन के लिए नहीं, पूरी लाइफ में कहीं पर भी किसी भी फील्ड में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो अंडरलाइन कीजिए अबाइडिंग वैल्यूज। 18th है कीन टू लर्न, स्पेशली इनसाइट्स। अब ये जो है, ये मुझे लगता है कि ये ट्रेजर होगा अगर आप इस बात की वैल्यू समझ सके, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू समझ सके। तो जनरली क्रिएटिव लोग पढ़ाई से कतराते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगती है, इसलिए वो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं। वो बात एजुकेशन की थी, लेकिन जहां तक सवाल लर्निंग का है, सीखने का है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें अपने आप को भरते जाना होता है और जो हमने भरा है वो औरों के साथ शेयर करते जाना होता है। इसीलिए सीखना हर दम जारी रखें, क्योंकि अगर आप नॉलेजेबल बने रहेंगे तो आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। अब मैंने साथ में वर्ड ऐड किया, स्पेशली इनसाइट। इनसाइट्स क्या होती हैं? इसे आप ऐसे समझ सकते हो, गूगल पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जहां आप रहते हैं वहां के लोगों का बिहेवियर, कम्युनिटी का बिहेवियर ऑब्जर्व करने से इनसाइट मिल जाती है, और इसी इनसाइट के बेस पर ही हमारा बिहेवियर, हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न तय हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 19th है इनोवेटिव होना। हालांकि मुझे लगता है कि इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही समझते हैं कि इनोवेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर सरल शब्दों में कहूं तो पहले जो मैं एक चीज क्रिएट कर चुका हूं उसी में नयापन लाना, उसको पहले के जैसे रिपीट नहीं कर देना, ये इनोवेटिव होना होता है। हम सब में पावर टू इनोवेट है, बस हम थोड़ा सा डीपली अंदर जाते नहीं हैं, और कोई बात नहीं है। 20th एट्रीब्यूट है कीप ग्राउंडेड ऑन अर्थ, यानी कि जमीन पर बने रहें। ये तय बात है कि जब भी आप क्रिएटर बन जाते हैं, जब भी आप एक पॉडकास्टर या एक रेडियो जॉकी बन जाते हैं, तो आपके कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं, आपके फैंस बन जाते हैं, और ये फैंस जब हजारों लाखों में पहुंच जाते हैं तो हमें एक सेलिब्रिटी का दर्जा भी, स्टेटस भी मिल जाता है। लेकिन भूले नहीं, सेलिब्रिटी हम बने किन की वजह से। वो जो एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल्स पर है ना, या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं, वो लाइक या सब्सक्राइबर नहीं है, वो बेसिकली लोग हैं। उन्हें लोगों की तरह ट्रीट करना याद रखेंगे तो जमीन पर बने रहेंगे, वरना अगर हम ये बात भूल जाते हैं तो आगे आप समझदार हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 21st एट्रीब्यूट जो मैं आपको अंडरलाइन करवाना चाहूंगा वो है बीइंग स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। आप कहेंगे पॉडकास्टिंग या रेडियो जॉकी में स्पिरिचुअल इनसाइट्स का क्या रोल है? मैं ये समझता हूं कि जहां पर स्पिरिचुअलिटी नहीं है वहां पर हम कई बार बायस्ड हो जाते हैं। एक दुकानदार कभी ये नहीं देखता कि मेरी शॉप पर आने वाला ग्राहक हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, गोरा है या काला है, मेल है या फीमेल है। सिमिलरली एक डॉक्टर, जब हम कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इस गाने को किसने कंपोज किया, कौन से रिलीजन के व्यक्ति ने इसे गाया, या जब हम अपनी कंट्री के लिए मैच देख रहे होते हैं तब भी हम प्लेयर्स को स्टेट्स में नहीं बांटते, रिलीजन्स में नहीं बांटते। मैं टीम इंडिया की बात कर रहा हूं, क्लब क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। ये दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक एक ऑडियंस हमारे लिए केवल ऑडियंस है, वो रिलीजन या कास्ट नहीं है, दे आर जस्ट कंज्यूमर्स, हमारे फ्रेंड हैं, और फ्रेंडशिप में यही स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव ही काम करता है। सो बी स्पिरिचुअल, बी अनकंडीशनल विद देम। इसी के साथ मेरे नोट किए हुए ये कुछ खास एट्रीब्यूट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं रेडियो से या पॉडकास्टिंग से रिलेटेड, connect@amitwadhwa.in इस पर मेल कर सकते हैं। वैसे भी मैं एक PDF तैयार कर रहा हूं जिसमें कुछ पॉइंटर्स होंगे और जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो प्रिपेयर्ड हो जाएगी।
अगर वो आपको चाहिए तो भी आप connect@amitwadhwa.in पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाकी आपके फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए। रेडियो या पॉडकास्टिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या कोई चैलेंज है जो आपको परेशान करता है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप अपनी क्वेरी या सवाल उसके थ्रू मुझे सबमिट कर सकते हैं। इसी शो को मैं अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करूंगा। YouTube/RJ अमित वाधवा पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और वहां पहुंचेंगे तो डिस्क्रिप्शन में कुछ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ रेडियो इंडस्ट्री के महारथियों के साथ कुछ कन्वर्सेशन करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप इसे YouTube पर सुन रहे हैं तो ट्यून इन जिंदगी इस पॉडकास्ट को भी जरूर सब्सक्राइब करें, स्पॉटिफाई, गूगल, जिस पर भी आप सुनना चाहें। फिलहाल के लिए नमस्ते, रखिए अपना बेहतर ख्याल। बहुत जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं।